गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेन चिप्पा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोग के नियम में। पहला नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम। उस स्थिर अनुपात के नियम में हमने कुछ न्यूमेरिकल करे थे दो प्रकार के। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता था आपके? स्थिर अनुपात का नियम कहता था कि किसी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्या कहा मैंने? किसी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात, किसका अनुपात? अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी विधि से बनाया गया हो। तो वहां पे अपन ने एग्जाम्पल लिया था जैसे CO2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के जो मासेज हैं उनका जो रेशो है, जो द्रव्यमान है, उनका जो अनुपात है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो कार्बन का परमाणु भार कितना? 12। एक ऑक्सीजन का 16 है, दो का कितना है? 32। तो 12:32 कितना हो गया भाई? 3:8 आ गया। एक तो ये था। एक अपन ने ऐसे कहा कि सर जल है, तो जल में हाइड्रोजन जो है वो 11.11% है और जो ऑक्सीजन है वो 88.89% है। ओके, ये ऑक्सीजन का मास परसेंट है। तो जल अब कितना भी हो, उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत यही होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो जल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं स्थिर अनुपात। क्या कहते हैं इसे? स्थिर अनुपात। मतलब किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात या भार प्रतिशत जो होता है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो आप यहाँ देखिएगा, ये दो क्वेश्चन इस टाइप के थे परसेंटेज में। वो यहाँ पे क्या कर रहा था, जैसे आपको कह दिया कि जल में हाइड्रोजन इतना परसेंट है और ऑक्सीजन इतना परसेंट है, तो बताओ 5 ग्राम जल में कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन उपस्थित होगा। क्लियर? कितना भी ग्राम दे देगा एक सैंपल का, उस ग्राम में पूछेगा कितना उपस्थित होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जो आएगा, क्या है इसको पढ़िएगा आप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। तो थर्ड काइंड का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयन पर 1.68 ग्राम आयरन देता है। दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड 2.03 ग्राम आयरन देता है। तो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रयोग है आपके। प्रयोग फर्स्ट में यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ इसका। सॉल्यूशन में क्या आएगा आप यहाँ देखिएगा, ये दो प्रयोग है इसके। क्लियर? इसमें प्रयोग फर्स्ट और प्रयोग सेकंड। प्रयोग फर्स्ट में कितना दे रखा है? यौगिक कौन सा है? आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर यौगिक है आयरन ऑक्साइड। क्लियर? तो आयरन ऑक्साइड में कितने तत्व होंगे? दो तत्व होंगे, एक आयरन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। क्या होगा बेटा जीओ? एक तो आयरन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, ये दो तत्व होंगे। ओके, तो यहां देखिए पहले प्रयोग में क्या दे रखा है? एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड कितना ग्राम है? 2.4 ग्राम। हाइड्रोजन द्वारा अपचयन पर 1.68 ग्राम आयरन देता है। कितना आयरन दे रहा है? 1.68 ग्राम आयरन दे रहा है। क्लियर? तो हमें ये इससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो बस यौगिक देखना कितना ग्राम है और वो कितना ग्राम तत्व दे रहा है, जो भी दे रहा है, आयरन या ऑक्सीजन जो भी दे रहा है वो कितना ग्राम दे रहा है, उससे मतलब है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कितना ग्राम है? 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड जो है वो 2.03 ग्राम आयरन देता है। तो यहाँ पर ये देता है 2.03 ग्राम आयरन देता है। क्लियर? अब क्या कर रहा है ये? तो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। तो आपको बताना है कि इनका अनुपात फिक्स होगा, मतलब ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। क्लियर? तो आप यहाँ देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। आपको एक यौगिक दे दिया आयरन ऑक्साइड, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? आयरन है और ऑक्सीजन है।
तो ये तो आयरन और ऑक्सीजन का मास है, ये आयरन का मास दे दिया। तो 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड में आयरन कितना है, 1.68 ग्राम है। तो बचा कुचा कौन है, ऑक्सीजन। भाई बचा कुचा कौन है आपका, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन ऑक्साइड के द्रव्यमान में से आयरन को घटाना पड़ेगा। तो बेटा जी यहाँ पे 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड है, आयरन कितना है 1.68 ग्राम है, घटाएंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे इस केस में ऑक्सीजन निकालना है, 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड है और 2.03 ग्राम आयरन है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा आप कितना आया, ऑक्सीजन 8 गया तो 2 बचा, यहाँ 7 हो गया, 14 में 7 गए तो 7 बचे, 0.72 आया। और यहाँ पर देखें 7 बचा, यहाँ 1 हो गया तो 8 बचा, 0.87 आया। ये हो गया ऑक्सीजन का मास। क्लियर। अब हमें यहाँ निकालना है, दो तत्व है यहाँ पे, आयरन और ऑक्सीजन। कितने तत्व है यहाँ पर, आयरन और ऑक्सीजन। क्लियर। तो हमें यहाँ पर दोनों में, यौगिक में इन दोनों का अनुपात निकालना है, आयरन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे अपन ने अनुपात निकाल लिया, आयरन अनुपात ऑक्सीजन। क्लियर। आयरन कितना है यहाँ पर 1.68। क्लियर। आयरन कितना है आपका यहाँ पर 1.68 और ऑक्सीजन कितना है आपका यहाँ पर 0.72, तो बट्टे 0.72। क्लियर। और यहाँ पर देखो आयरन कितना है 2.03 ग्राम, तो 2.03 बट्टे ऑक्सीजन कितना है 0.87 ग्राम। अब अगर ये दोनों में अनुपात समान आता है तब तो स्थिर अनुपात का नियम है, और यदि ये भिन्न आता है तो ये स्थिर अनुपात का नियम नहीं है। क्या कहा मैंने, समान आता है तो ये स्थिर अनुपात का नियम है, और यदि समान नहीं आ रहा है तो ये स्थिर अनुपात का नियम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर देखें आप 1.68 को 0.72 से डिवाइड करिए तो यहाँ 1.68 डिवाइड बाई 0.72, पॉइंट हटा लिया, कितने टाइम गया 2 टाइम, कितना हो गया 144, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 2, तो 24 हो गया, 0 लगाया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, कितना हो गया 6 और 21, कितना हो जाएगा 24, वही 240 हो गया, 2.33 टाइम जाएगा। तो यहाँ आ गया ये 2.33। इसका रेशियो निकाल लें, 2.03 डिवाइड बाई 0.87, पॉइंट हटा लिया, ठीक। कितने टाइम गया 2 टाइम गया, कितना हो गया 14, 1 16 और 1 17, कितना बचा यहाँ पर 3, 4 में से 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ हो गया 8 29, 290 हो गया, 3 बार जाएगा, कितना हो गया 7 या 21 का 1 हासिल 2 और 8 3 24 और 2 26, वही 29 बचेगा 290, 3 बार जाएगा तो इसका भी आया 2.33। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इतना सोच लें जो यौगिक दे रखा है उसमें देखें आप कौन कौन से तत्व हैं, आयरन है, ऑक्सीजन है। तो आपको आयरन डाटा दे रखा हुआ क्वेश्चन में, तो आयरन और ऑक्सीजन का मास द्रव्यमान निकालना है और फिर उन दोनों का अनुपात निकालना है। यदि वो दोनों अनुपात हर प्रयोग में, सभी प्रयोगों में समान आते हैं तब तो स्थिर अनुपात का नियम है, नहीं आते तो नहीं है। तो यहाँ देखो 2.33 और 2.33 दोनों में Fe अनुपात ऑक्सीजन कितना आ रहा है 2.33 और 2.33 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा? तो ये करना है बस। आपको देखो आयरन ऑक्साइड है तो कौन कौन सा तत्व हो गया इसमें, आयरन ऑक्सीजन, दोनों के द्रव्यमान निकाल लिए, दोनों का अनुपात निकालें। आप चाहें तो O अनुपात Fe निकालें या Fe अनुपात O निकालें। जनरली हम क्या बड़े में छोटे से डिवाइड करते हैं ताकि मान आसानी से निकाल सकें, छोटे को बड़े से भी डिवाइड कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो यहाँ पे चाहे तो Fe अनुपात O निकालें या O अनुपात Fe निकालें। यदि ये सब में समान आ रहा है तो स्थिर अनुपात का नियम है, और सब में अलग अलग आ रहा है तो गुणित अनुपात का नियम होगा, जो हम अगला पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने, सब में समान आ रहा है तो स्थिर अनुपात का नियम है, और सब में अलग अलग आ रहा है तो गुणित अनुपात का नियम होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखिएगा आप, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको वही तरीके से करने हैं जो अपने लास्ट अभी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखें क्या कह रहा है।
कुछ नहीं करना, आपको ये बताना तत्व कौन कौन से दे रखे हैं और यौगिक कौन सा है आपका, और कुछ नहीं करना आपको। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा 0.5 ग्राम चांदी को नाइट्रिक अम्ल में घोल कर NaCl के साथ अभिगत कराने पर 0.66 ग्राम AgCl प्राप्त हुआ। तो बस हमें इन दो चीज से मतलब है, 0.5 ग्राम और 0.66 ग्राम। ये किसमें घोला, किससे क्रिया कराई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। भाई हमें तो इतना है धातु कितनी है, उससे कितना यौगिक प्राप्त हो रहा है, उससे बात करनी है, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्रयोग संख्या 1, प्रयोग 1 में और 2 में, क्लियर। प्रयोग 1 में चांदी कितनी है, चांदी जो है वो 0.5 ग्राम है, क्लियर। और उससे AgCl कितना बन रहा है, AgCl बन रहा है 0.66 ग्राम। ओके, फिर प्रयोग संख्या 2 में अपन बात करें, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन, दूसरे प्रयोग में 1 ग्राम चांदी क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर, 1 ग्राम चांदी है, क्रिया कर 1.32 ग्राम AgCl देता है, क्लियर। तो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। तो देखिए मैंने आपको एक चीज कही कि इसमें ये किससे क्रिया कर रहा है और क्रिया क्यों कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ में मतलब है कौन सा तत्व किस तत्व क्रिया करके कितने ग्राम यौगिक दे रहा है, बस इतनी सी बात है। तो तत्व का भार और यौगिक का भार आ गया। तो इस यौगिक में AgCl क्लोरीन भी है और सिल्वर भी है, तो यहाँ पे ये तो AgCl का भार है और ये Ag का भार है। अब मुझे यहाँ क्लोरीन पूछे तो क्लोरीन का भार कितना आएगा, क्लोरीन आएगा AgCl माइनस Ag बराबर 0.16, यहाँ कितना आएगा 1.32 माइनस Ag 1 बराबर 0.32, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों प्रयोगों में यौगिक में क्या उपस्थित है, एक AgCl है, तो इन दोनों प्रयोगों में 2 तत्व हैं, ठीक है। AgCl में 2 तत्व हैं, Ag और Cl। तो हमें यहाँ पर Ag और Cl के भारों का अनुपात निकालना है। यदि ये अनुपात दोनों प्रयोगों में समान आता है, क्या कहा मैंने, यदि ये अनुपात दोनों प्रयोगों में समान आता है तो इसे कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम, क्लियर है। नहीं आता तो गुणित अनुपात का नियम। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें प्रयोग 1 से, प्रयोग 1 से, 1 में क्या है भाई Ag और Cl, तो यहाँ पे Ag अनुपात Cl निकालना है, कितना है बेटा जी, Ag 0.5 है और Cl 0.16 है, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 50/16 हो गया, 16 × 3 = 48, बचे कितने 2, हो गए 20, 16 एकम 16, बचे कितने 4, हो गए 40, 16 × 2 = 32। ओके, फिर प्रयोग संख्या 2 में देखें अपन, प्रयोग संख्या 2 से, 2 में Ag अनुपात Cl निकालेंगे। Ag कितना है आपका 2 में 1 ग्राम, Cl कितना है 0.32 ग्राम, तो 1/0.32, पॉइंट हटाया, 100/32 हो गया, 132 दिया 96 होता है, बचे 4, हो गए 40, 32 एकम 32, 8 बचेंगे, हो गए 80, तो 32 × 2 = 64। तो दोनों में देखना अनुपात समान आ रहा है या भिन्न भिन्न आ रहा है। AgCl का अनुपात इसमें भी 3.12 आ रहा है और इसमें भी 3.12 आ रहा है। जब दोनों प्रयोगों में जितने भी आपको प्रयोग दे रखे हों उनमें यदि मान समान आ रहा है, तत्वों का अनुपात समान आ रहा है, तब स्थिर अनुपात का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, स्थिर अनुपात का नियम। कोई कंफ्यूजन, चलिए अब अब बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना था इसमें, आपको केवल देखना है कौन कौन से तत्व दे रखे हैं, आपको वो देखना है बस। तो तत्व आपको चांदी है, चांदी से क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, तो चांदी का भार और AgCl का भार, Cl का निकालना तो AgCl माइनस Ag, तो Cl आ जाएगा, क्लियर। तो ये आएगा तत्व। कोई कंफ्यूजन, चलिए अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलो पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है, 1.4 ग्राम CaO, यहाँ पर अपन पहले प्रयोग में देखें आपको एक यौगिक दे रखा है CaO दे रखा है भाई, कितना ग्राम है 1.4 ग्राम, तो CaO हो गया आपका 1.4 ग्राम CaO, 0.4 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है आपके 0.4 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है।
3.5 ग्राम तथा 3.5 ग्राम CaO में, दोबारा बोल रहा है, 3.5 ग्राम CaO में 2.5 ग्राम कैल्शियम उपस्थित है। तो यहाँ कैल्शियम उपस्थित है, कैल्शियम का भार रखा है दूसरे प्रयोग में 2.5 ग्राम। तो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। किसकी पुष्टि करनी है आपको? स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये CaO का भार है, ये ऑक्सीजन का भार है। तो Ca का भार कितना आएगा? दिस माइनस दिस, तो 1.4 माइनस 0.4 बराबर 1 ग्राम। ओके, और यहाँ पर अपन देखें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है, ये CaO है और ये Ca है, तो ऑक्सीजन के द्वारा निकलेगा CaO माइनस Ca, कितना आएगा? 1 ग्राम। क्लियर? अब इन दोनों में हमें क्या करना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन, भाई दो तत्व है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इन दोनों तत्वों के भारों का अनुपात निकाल लो, Ca अनुपात O। Ca कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 0.4, 1 में 0.4 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। यहाँ Ca कितना है आपके? 2.5, और यहाँ O कितना है? 1, तो 2.5 डिवाइड बाई 1 बराबर 2.5 आएगा। दोनों में जो दोनों तत्वों के भारों का अनुपात है Ca अनुपात O, वो समान आया या भिन्न भिन्न आया? क्लियर? समान आया। कितना? 2.5, 2.5, तो ये करेगा आपके स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करेगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो भी यौगिक दे रखा है उसका भार देगा, फिर एक तत्व का भार देगा, दूसरे का नहीं देगा तो उसको यौगिक के भार में से निकाल देंगे, एक तत्व के भार को निकाल घटाकर, और फिर जब दोनों तत्वों का भार आ जाएगा तो उन दोनों तत्वों के भारों का अनुपात निकालना है। या तो आप Ca अनुपात O निकालो या O अनुपात Ca निकालो। अगर सारे प्रयोगों में वो मान समान आ रहा है तब तो स्थिर अनुपात का नियम सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। क्लियर? फिर कौन सा नियम लगेगा? फिर लगेगा गुणित अनुपात का नियम। क्लियर? लेकिन जब दो तत्व मिलकर एक ही यौगिक बना रहे हैं बार बार, तो नियम स्थिर अनुपात का ही लगता है, गुणित का नहीं लगता। गुणित का कब लगता है? जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हो तो लगता है गुणित अनुपात का नियम। अब हम बात करते हैं अगला नियम, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरा नियम, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। क्या कहता है ये नियम, वो देखिएगा। ये नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक प्रकार के या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करता है, तो इन भिन्न भिन्न भारों में क्या होगा? एक सरल अनुपात होगा। इसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या कहा मैंने? जब दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करता है में एक सरल अनुपात होता है। ये नियम कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन यहाँ बात करें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो यौगिक बना रहे हैं CO एंड CO2। क्लियर? तो यहाँ पे पहले मैं बात कर लें अपन, कार्बन का भार कितना है? भार का मतलब अपन को देखना है जितने परमाणु है उसका परमाणु भार लिख दो। एक कार्बन है तो इसका परमाणु भार 12 है, यहाँ पर भी एक कार्बन है तो यहाँ 12 है। ऑक्सीजन का भार कितना है? यहाँ ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, एक ऑक्सीजन है तो 16 आ गया यहाँ पर, यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ परमाणु भार कितना आ गया? 32 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप इस नियम को इस पे पढ़िएगा। क्या कहता है देखो, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, ये दो तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये संयोग कर दो यौगिक बना रहे हैं CO एंड CO2। क्लियर? तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करता है, तो भिन्न भिन्न भार देखो, यहाँ ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ 32 है। दूसरे तत्व का निश्चित भार, यहाँ कार्बन का 12 है, यहाँ पर भी 12 है, के साथ संयोग करता है, तो जो भिन्न भिन्न भार होंगे इनमें एक सरल अनुपात होगा। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा? ये अनुपात आएगा 16 अनुपात 32, मतलब 1 अनुपात 2। कितना आएगा? 16 अनुपात 32 मतलब 1 अनुपात 2। क्लियर? अब यहाँ पे और देखें, एग्जाम्पल और देखें अपन। एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे मान लो ये ले लिया
सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलकर दो यौगिक बना रहे हैं, एक SO2 बना रहा है और एक SO3 बना रहा है। क्लियर? क्या बना रहा है? एक SO2 बना रहा है और एक SO3 बना रहा है। सल्फर का परमाणु भार है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। तो यहाँ पर देखो सल्फर का भार कितना आ रहा है, सल्फर का भार कितना आ रहा है, यहाँ एक है तो 32 हो गया एक सल्फर का परमाणु भार, यहाँ पर भी एक है तो यहाँ पर भी 32 हो गया। ऑक्सीजन का भार देखें अपन तो ऑक्सीजन का भार कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का 16 है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर 2, कितना आएगा 32, यहाँ कितना आएगा 48। ओके, अब आप अपना नियम देखो, जब दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, यहाँ सल्फर का 32 है, यहाँ 48 है, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार 32 से क्रिया कर रहा है, तो इस भिन्न भिन्न भार जो होगा इसमें एक सरल अनुपात होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 32:48, 32:48, तो 2:3 आएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, तो ये आएगा ऑक्सीजन अनुपात 2:3। इसको उल्टा कर दोगे आप तो ये सल्फर का अनुपात निकाल लेते, उल्टा आ जाएगा 3:2। वो कैसे करेंगे आप देखो, अब यहाँ पे मैं सल्फर के भार को डिफरेंट करना चाहता हूँ, ऑक्सीजन के भार को निश्चित करना चाहता हूँ। निश्चित का मतलब क्या है, या तो ये दोनों में 32 हो या दोनों में 48 हो। तो यहाँ तो 48 है, इसको भी 48 बना लें। तो देखो 32 से 32 है तो 48 से कितना आएगा, 48 ही आएगा ना भाई। अरे भाई आप ये तो कहते हो, चूंकि देखो इस वाले में देखो, चूंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है कितना, 32 ग्राम सल्फर। क्लियर? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से 1 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करेगा 32/32 ग्राम सल्फर। क्लियर? तो अब हम कितना करना चाहते हैं, इसको 48 करना चाहते हैं, इसलिए 48 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा कितना, 32/32 गुना 48, कितना आ गया, 48 ग्राम सल्फर आ गया। तो यहाँ पर ये 48 ग्राम, तो ये भी कितना हो गया, 48 ग्राम हो गया ना भाई, दोनों 48 ग्राम हो गए। तो यहाँ पर अपन देखें, अब ये ऑक्सीजन का भार जो आया इस वाले यौगिक में हमने चेंज कर दिया, इसको 48 हो गया, तो सल्फर कितना हो गया, 48। अब तत्व इसका निश्चित भार है वो कौन है, ऑक्सीजन, और हमने भिन्न भार किसका कर लिया, सल्फर का। तो यहाँ सल्फर का अनुपात कितना आएगा, सल्फर का अनुपात आएगा बेटा जी कितना, 48:32, 48:32 बराबर 3:2। तो अनुपात तो वही आएगा, बस उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन में जो 2:3 था वो सल्फर में 3:2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, ये तरीका है। अब इसको एक और तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका, मान लो आप ये भारों का सिस्टम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, तत्व का सिस्टम ले लो, परमाणु का, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखिएगा आप, मान लो अपन भार नहीं लेना चाहते, तो इन दोनों में देखो निश्चित कौन है, सल्फर एक एक है, ऑक्सीजन भिन्न है, तो जो निश्चित है वो काट दिया। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया भाई, ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया, 2:3। क्लियर? इसमें देखें अपन, यहाँ पर देखेंगे अपन, तो इसमें देखेंगे तो इसमें कितना आएगा, कार्बन से कार्बन कैंसिल कर दिया, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 आएगा। क्लियर? तो एक तत्व को निश्चित करना है, अपने आप दूसरा तत्व भिन्न आ जाएगा। अब मान लो कि इसी में मुझे सल्फर को भिन्न करना है और ऑक्सीजन को निश्चित करना है, तो ये तो देखो अपन को डायरेक्ट जो दिख रहा है निश्चित वही निश्चित करना है, लेकिन कभी कभी वो उल्टा पूछ ले कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात तो निश्चित करिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो निश्चित करिए और सल्फर का अनुपात भिन्न कर दीजिए, तो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो SO2 और SO3 में सल्फर को भिन्न करना है और ऑक्सीजन को निश्चित करना है। तो ऑक्सीजन निश्चित करने वाला दोनों में ऑक्सीजन समान होनी चाहिए। समान कब होगी, जब इसकी ऑक्सीजन संख्या से इसको गुना कर दो और इसकी ऑक्सीजन संख्या से इसको गुना कर दो। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, इसको गुना किया तो S3 हो गया
O6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया S2 हो गया और O6 हो गया। क्लियर? O6 से O6 कट गया तो सल्फर का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा 3:2 आएगा। कितना आएगा बेटा जियो 3:2 आएगा। कोई कंफ्यूजन? क्या आएगा भाई 3:2 आएगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। क्लियर? तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये नियम क्लियर है अब? चलो एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन तो भी करते हैं अपन। पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर लें। एक करना सीख गए ना आप इनको? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होकर 5 यौगिक बना रहे हैं। एक तो बना रहा है N2O, एक बना रहा है N2O2, एक बना रहा है N2O3, एक बना रहा है N2O4 और एक बना रहा है N2O5। ये 5 यौगिक बना रहा है। इनमें डायरेक्ट दिख रहा है अपन को कि नाइट्रोजन निश्चित है। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सब जगह से काट दो। काट दिया? ओके। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा? ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा? यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो 1:2:3:4:5 आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपने स्थिर अनुपात के नियम में भी करे थे क्वेश्चन, उसके जैसा ही आएगा, बस करने का तरीका वही है। लास्ट में जो मान आएंगे वो भिन्न आते हैं। क्लियर है? तो अपन देखते हैं। अब देखिएगा, अब हम बात करें कि गुणित अनुपात के नियम पे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में संयोग कर 3 यौगिक A, B व C बनाते हैं। क्लियर? जिनमें हाइड्रोजन का प्रतिशत क्रमशः 7.7, 14.3 और 25% है। तो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही है। कौन सा वाला? जो आपने स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, आपने यहाँ पे ले लिया यौगिक। तो यौगिक यहाँ पे 3 है, A, B और C। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही तत्व हैं। और जब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन 2 तत्व हैं, तो इन 2 तत्वों का भार मिलाकर कुल 100% है। उन 100% में से हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? यहाँ पर 7.7 है, तो कार्बन कितना आएगा? दूसरे में क्या है? 14.3 है और तीसरे में 25% है। तो यहाँ पे कार्बन का प्रतिशत निकाल लो, कितना आएगा आपके कार्बन का प्रतिशत? तो देखिए 100 में से इसको घटाएंगे तो 100 माइनस 7.7, यहाँ पर भी 100 माइनस 14.3 और 100 माइनस 25। क्लियर? ये कितना आएगा? 75। ये कितना आएगा? 3 गया तो 7, यहाँ हो गया 5। क्लियर? और यहाँ हो गया 2, 85.7 और यहाँ पे आएगा कितना? 3, 8 गया तो 92, 92.3। क्लियर? ये कार्बन का भार आ गया। क्लियर है? उधर भी देख लेना, दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये कार्बन का भार आ गया। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करें कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ कार्बन अनुपात हाइड्रोजन निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ देखो कार्बन कितना है? 92.3 बट्टे हाइड्रोजन कितना है? 7.7। यहाँ कार्बन कितना है? 85.7 बट्टे हाइड्रोजन कितना है? 14.3। और यहाँ कार्बन कितना है? 75 और हाइड्रोजन कितना है? 25। इन तीनों को निकालेंगे। देखो इसका मान तो आएगा 3, इसका मान लगभग 6 आएगा और इसका मान लगभग 12 आएगा। अब अगर ये अनुपात स्थिर आता, समान आता सब में, मान लो 12 12 12 आता या 6 6 6 आता या 3 3 3 आता, तब तो नियम हो जाता है स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन यहाँ पर ये मान अलग अलग आ रहा है। एक 12 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। और जब अलग अलग मान आ रहा है तो ये हो गया गुणित अनुपात का नियम। अब आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन को आपने नीचे लिया है और जिस भी तत्व को आप नीचे लेंगे वो इकाई हो जाएगा, और जो ऊपर लेंगे वो इस इकाई के सापेक्ष आ रहा है। तो प्रति ग्राम हाइड्रोजन पे कितना कार्बन है? यहाँ पे 12 ग्राम। यहाँ प्रति ग्राम हाइड्रोजन पे कितना कार्बन है? 6 ग्राम।
यहाँ प्रति ग्राम हाइड्रोजन पे कितना कार्बन है? 3 ग्राम। क्लियर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन निश्चित हो गया 1 ग्राम। क्लियर? और कार्बन क्या है? भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे जो आएगा कार्बन का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 12:6:3। कितना हो गया? 3 से काटा 4:2:1। कोई कंफ्यूजन? तो ये आएगा अनुपात किसका? कार्बन का। तो इसे कहते हैं अपन गुणित अनुपात का नियम। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं तो तरीका तो वही है जो आपने पिछला पढ़ा स्थिर अनुपात के नियम का, बस दोनों के आंसर में डिफरेंस है। अगर आंसर भिन्न भिन्न आ रहा है तो गुणित अनुपात, और आंसर समान आ रहा है तो स्थिर अनुपात। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला। क्लियर? तो यहाँ टिन और ऑक्सीजन दे रखा है, टिन का परसेंटेज ये दे दिया, ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है? निम्न आंकड़ों के आधार पर गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। अब मुझे यहाँ 2 तत्व का भार दे दिया, टिन का इतना, ऑक्सीजन का इतना। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों तत्वों के भारों का अनुपात निकालना है। टिन अनुपात ऑक्सीजन कितना आएगा? 78.77/21.23। यहाँ 88.12/11.88। इनको डिवाइड करेंगे अपन तो ये लगभग आएगा 7.4 और ये आएगा 3.7। ओके? तो आप यहाँ देखो नीचे कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भार क्या हो गया? इकाई हो गया। तो 1 प्रति ग्राम ऑक्सीजन के सापेक्ष कितना टिन आ रहा है? 3.7 ग्राम। यहाँ प्रति ग्राम ऑक्सीजन के सापेक्ष कितना आ रहा है? 7.4 ग्राम। तो जिसका भी भाग दे देंगे वो इकाई बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे टिन का अनुपात कितना आएगा? टिन का अनुपात आएगा 3.7:7.4। इनको काट दो 3.7 से तो 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:2। तो कौन सा नियम हो गया? गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो गई। ये तो बेटा न्यूमेरिकल था जो आपको सब्जेक्टिव में करना है। अब मान लो ऑब्जेक्टिव में आता तो ऑब्जेक्टिव में तो अपन को सॉल्व ही नहीं करना। क्या कहा मैंने? ऑब्जेक्टिव में तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ो और डायरेक्ट आंसर दो। वहां वो कहता है कि 2 तत्व आपस में संयोग कर 1 से अधिक यौगिक बना रहे, मतलब 2 यौगिक बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। अब वो वाली कितना भी डाटा दे दे ये। क्लियर? जैसे इसने कहा ना कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर 3 यौगिक बनाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कौन से नियम की पुष्टि करेगा? तो मुझे इस डाटा की आवश्यकता नहीं है। मेरा नियम क्या कहता है? जब 2 तत्व आपस में संयोग कर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो फिर यौगिक जब 1 से अधिक हो गए तो अनुपात कौन सा हो गया? गुणित अनुपात। क्लियर? और यदि क्वेश्चन कहता है कि 2 तत्व आपस में संयोग कर 1 ही यौगिक बनाते हैं तो वहां आएगा स्थिर अनुपात। 2 लाइन सुनना आप, 2 तत्व आपस में संयोग कर क्या बना रहे हैं? 1 यौगिक बनाते हैं, तब तो स्थिर अनुपात। और जब 2 तत्व आपस में संयोग कर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो यौगिक बना रहे हैं, तो वहां जो अनुपात आएगा वो आएगा गुणित अनुपात का नियम। क्लियर है बेटा? चलिए अब अगला नियम अपन पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में, जिसका नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जुड़े रहिए और शानदार तरीके से पढ़िए। ठीक, थैंक यू।